हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम और आप सभी की सेवा में हाजिर हूं और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। तो जैसा कि हम विलियन चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे क्लास 12 का, ठीक है। तो क्लास 12 के विलियन चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो है ये, और आज हम सीखने वाले हैं आदर्श विलियन और अनादर्श विलियन के बारे में। फुल डिटेल सीखेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक देखिएगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। और अगर टॉपिक अच्छे से समझ में नहीं आता है तो यार मैं हमेशा बोलता हूं, वीडियो को डिसलाइक करो, चैनल को अनसब्सक्राइब कर चले जाओ, ठीक है। जहां पर समझ में आए वहां पर पढ़ो आप, ठीक है। तो देखिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक, भाई टॉपिक क्या है हमारा, पहला टॉपिक हमें पढ़ना है आदर्श विलियन। आदर्श विलियन, देखो भाई आदर्श विलियन कौन होते हैं, आदर्श विलियन कौन होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा ये निम्न शर्तों का पालन करते हैं। यह निम्न शर्तों का पालन करते हैं। कौन कौन सी शर्त है बेटा, देखो पहली शर्त ये राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। ये राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। पिछले वीडियो मैंने आपको राउल्ट का नियम सिखाया था। अगर आप चैनल पर नए हो तो पिछले वीडियोस भी जाकर जरूर पढ़िए, जिससे आप डिटेल से सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप सीख सकें। तो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, मतलब जो राउल्ट का नियम मैंने आपको ये पढ़ाया था, पीएस जो होता है ये होता है पी नॉट ए एक्स ए प्लस के पी नॉट बी और एक्स बी। ये चीज पढ़ाई थी राउल्ट के नियम में, ठीक है। अब अगर आपको याद नहीं है तो मैं थोड़ा सा बता दूं राउल्ट का नियम क्या होता है। देखिए भाई, किसी भी दो बाष्पशील द्रव्यों के विलयन में प्रति एक विलयन का आंशिक दाब उसकी शुद्ध अवस्था के बाष्प दाब तथा मोल प्रवाह के गुणनफल के बराबर होता है। और जो विलयन का कुल दाब होता है, वो उनकी शुद्ध अवस्था के मोल प्रवाह और शुद्ध अवस्था के जो दाब होता है उसके गुणनफल के और योग के बराबर होता है, ठीक है। यह चीज मैंने आपको पीछे पढ़ाई है। और दूसरा पॉइंट क्या होता है आदर्श विलयन के लिए, आदर्श विलयन जो होते हैं इनके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इनके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। इनके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कैसे भाई, सपोज ये एक विलयन है ए और ये एक विलयन है बी, ठीक है। मैंने क्या करा, इसका आयतन है 2, इसका आयतन है 2, मैंने दोनों को मिला दिया। मिलाने पर जो इनका आयतन है वो 4 रहे। अगर वो 4 है तो वो विलयन कैसा है, आदर्श है। और अगर आयतन में कोई कमी आ रही है या उसमें कोई बढ़ोतरी हो रही है तो वो आदर्श विलयन नहीं है। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या होता है, तीसरा पॉइंट इनका ये होता है, जो इनका डेल्टा एच होता है, डेल्टा एच मिश्रण का जो होता है वो भी कितना होता है, 0 होता है। डेल्टा एच होता क्या है, डेल्टा एच आपका होता है विलयन की एंथैल्पी, विलयन की एंथैल्पी। अच्छा, विलयन की एंथैल्पी डेल्टा एच, इसे साधारण भाषा में समझे तो डेल्टा एच आप ऐसे याद रख लीजिएगा, जिसके डेल्टा एच जो होता है जिसमें डेल्टा एच इक्वल टू 0 है ना, मतलब जिसमें ताप व ऊष्मा में कोई परिवर्तन ना हो, जिसमें ताप व ऊष्मा में कोई परिवर्तन ना हो। भाई इसको भी इधर थोड़ा सा समझ लीजिए क्या है, मतलब जैसे इसका ताप मान लो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका ताप भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इनके मिलने के बाद भी जो टेम्परेचर है वो कितना रहे, 10 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहे, ना तो वो बढ़े ना ही वो घटे। तो उस केस में डेल्टा एच मिश्रण विलयन की एंथैल्पी कितनी होती है, 0। अगर कोई भी विलयन इन 3 नियम का पालन करता है, कोई भी विलयन इन 3 नियम का पालन करता है, पहला नियम क्या है, राउल्ट के नियम का पालन करे, ठीक है। दूसरा नियम क्या है, डेल्टा वी पैरों में मिश्रण इजिकल टू कितना होना चाहिए, 0। तीसरा पॉइंट डेल्टा एच मिश्रण बराबर कितना होना चाहिए, 0। मतलब ना तो कोई डेल्टा वी में परिवर्तन हो ना ही कोई डेल्टा एच, मतलब विलयन की एंथैल्पी में कोई परिवर्तन हो, ठीक है।
इस केस को ये क्या कहलाते हैं, ये जो भी इन 3 नियम का पालन करते हैं, इन 3 चीजों का पालन करते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। 3 चीजों का पालन करें वो कहलाते हैं आदर्श विलयन, जो भी इन 3 चीजों का पालन करते हैं। अब इसके एग्जाम्पल के तौर पर भाई बेंजीन होता है, बेंजीन, आप बेंजीन और टॉलुइन को मिला दीजिए। इनको मिलाने पर जो विलयन बनेगा वो कैसा विलयन होगा, आदर्श विलयन होगा। आप एन हेक्सेन ले लीजिए, एन हेक्सेन, और इसमें मिला दीजिए एन हेप्टेन, ठीक है। तो इसका मिश्रण भी कैसा बनेगा, आदर्श विलयन बनेगा। और ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में ये चीजें पूछी जाती हैं। तो फटाफट से आदर्श विलयन के बारे में आपको क्या याद रखना है, आदर्श विलयन 3 चीजों का पालन करते हैं भाई। ये राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, इनके लिए डेल्टा V जो होता है ये 0 होता है, डेल्टा H जो होता है वो भी 0 होता है, और डेल्टा H होता क्या है, जिसमें ताप व ऊष्मा में कोई परिवर्तन ना हो, मतलब ना तो ताप में परिवर्तन हो ना ही ऊष्मा में परिवर्तन हो। तो उस केस में एग्जाम्पल के तौर पर बेंजीन प्लस टॉलुइन और एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन। इतना कर लीजिए, फटाफट से इसे नोट करिए, फिर पढ़ते हैं अनादर्श विलयन के बारे में। हो गया बेटा, चलिए अनादर्श विलयन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए भाई, अब अनादर्श विलयन के बारे में पढ़ते हैं, अनादर्श विलयन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अनादर्श विलयन कौन से होते हैं, देखो, ठीक है, वे विलयन जो निम्न शर्तों का पालन करते हैं। देखो अनादर्श, भाई जस्ट आदर्श वाले का उल्टा, वो राउल्ट के नियम का पालन कर रहे थे, अनादर्श वाले क्या करेंगे, ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। तो ये राउल्ट के नियम का ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। मतलब देखो इसमें क्या होता है ना, जो शुद्ध अवस्था वाला इनका बाष्प दाब होता है Pa जो होता है ना, ये बराबर नहीं होता है P0A इंटू में XA के, ठीक है, ये बराबर नहीं होता। इस तरीके से जो PV होता है वो भी नहीं होता है बराबर किसके, शुद्ध अवस्था के बाष्प दाब और मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर ये भी नहीं होता है। मतलब जो इनका आंशिक दाब होता है, ये क्या होता है आंशिक दाब, तो इनका आंशिक दाब जो होता है ना, ये थोड़ा सा क्या करता है, आंशिक दाब इनका थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो इसीलिए ये कभी भी उसके बराबर नहीं होता। इसलिए जब ये दोनों इसके बराबर नहीं है तो भैया जो ये होता है PS बराबर Pa प्लस PB, तो जब ये मानी बराबर है तो वो बराबर क्यों आएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट, भैया डेल्टा V कैसा होगा, आयतन कभी भी इनका जो आयतन में परिवर्तन होता है वो बराबर नहीं होता है। मतलब कुछ ना कुछ या तो कमी आती है या कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होती है। भाई सपोज हमारे पास 2 विलयन है, एक विलयन ये है, एक विलयन ये है, इसका आयतन 4 है, इसका आयतन 2 है, दोनों को मिला दिया इसमें, जब दोनों को इसने मिलाया तो इसका आयतन 4 और 2 6 होना चाहिए, लेकिन 6 नहीं होगा, वो 4 हो सकता है, वो 5 हो सकता है, वो 7 हो सकता है, लेकिन 6 नहीं होगा, ठीक है। तो आयतन में क्या होगा, परिवर्तन में मतलब या तो कमी आएगी या वृद्धि होगी। और जो इसका तीसरा पॉइंट होता है, जो डेल्टा H होता है वो भी क्या होता है, बराबर नहीं होता है, इज नॉट इज इक्वल टू। क्यों, ऐसा क्यों, इज नॉट इक्वल टू क्यों, क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ भाई, डेल्टा H क्या है, विलयन की एंथैल्पी, या तो इसमें ताप में परिवर्तन हो गया होगा। भाई सपोज इसका ताप पहले 10 रहा हो, इसका भी 10 रहा हो, मिलने के बाद 12 हो गया हो, या मिलने के बाद 9 डिग्री हो गया हो, ठीक है। तो उस केस में क्या हुआ, या तो ताप में वृद्धि हो रही है, ताप में कमी हो रही है, इस तरीके से हो सकता है ऊष्मा में या तो वृद्धि हुई हो या ऊष्मा में कमी हुई हो। तो उस केस में सभी विलयन जो इन 3 नियमों का पालन करें वो क्या कहलाते हैं, वो 3 कहलाते हैं क्या, अनादर्श विलयन। अच्छा, ये जो होते हैं ना अनादर्श विलयन, ये 2 प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। इसके प्रकार हम अभी इस साइड पे पढ़ते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। देखो क्या होता है, एक तो ये होते हैं धनात्मक
विचलन वाले अनादर्श विलयन, धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। एक होते हैं ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। देखो क्या होता है, ये निम्न शर्तों का पालन करते हैं, ये निम्न शर्तों का पालन करते हैं, और ये भी क्या करते हैं, ये निम्न शर्तों का पालन करते हैं। ठीक है, ये निम्न शर्तों का पालन करते हैं। अब देखो क्या है भाई, कौन कौन सी शर्तें ऐसी हैं जिनका ये पालन करते हैं। देखो पहली शर्त क्या होता है, जो इनका बाष्पदाब होता है, जो इनका ये वाला जो मैंने अभी आपको यहां पर पढ़ाया था, ये वाला दाब, तो ये जो होता है ना, ये बड़ा होता है इनकी शुद्ध अवस्था के बाष्पदाब और मोल प्रवाह के गुणनफल से। इस तरीके से अगर दूसरा विलयन होगा तो पीवीवी कैसा होगा, बड़ा होगा शुद्ध अवस्था के बाष्पदाब और मोल प्रवाह के गुणनफल से। ठीक है, और जो इनका डेल्टा वी होता है, डेल्टा वी ये जो होता है ये पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब कुछ ना कुछ बढ़ता है। और आयतन कैसा होता है इनका, बढ़ जाता है। सपोज पहले 10 लीटर था तो बाद में 10 लीटर से बढ़ के कुछ भी हो सकता है, 10.1 लीटर, 10.2 लीटर, इस तरीके से। और जो डेल्टा एच इनका होता है, डेल्टा एच ये भी क्या करता है, ये भी बढ़ता है। दोनों चीजें क्या करती हैं, बढ़ती हैं। भाई धनात्मक है ना, तो चीजें क्या करेंगी, ग्रोथ करेंगी। धनात्मक क्यों, तो विचलन बढ़ता है। अच्छा, इनके अगर आप एग्जाम्पल याद रखना चाहो तो इनके एग्जाम्पल के तौर पर आप याद रख लेना, जैसे कि एसीटोन होता है, एसीटोन, इसमें आप मिला दो CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, या क्लोरोफॉर्म ले लो, क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म में भी मिला दो CCl4। ये दोनों इसके एग्जाम्पल हैं, इसे आप एग्जाम्पल के तौर पे याद रख लीजिएगा। अब भैया ये क्या है, ये क्या है, ऋणात्मक विचलन वाले। जस्ट भैया इसका उल्टा कर दो, इनके लिए जो PA है, इनके लिए जो इनका आंशिक दाब है, वो इनकी शुद्ध अवस्था के बाष्प दाब और मोल प्रवाह के गुणनफल से कैसा होगा, छोटा होगा, कम होगा। जो इस तरीके से बी विलयन का जो होगा वो भी कैसा होगा, बी की शुद्ध अवस्था के बाष्प दाब और मोल प्रवाह के गुणनफल से छोटा होगा। दूसरा पॉइंट इनका, भैया उसमें ग्रोथ हो रही थी तो इसमें क्या होगा, इसमें निगेटिव, मतलब आयतन में कोई ना कोई कमी आएगी। और तीसरा पॉइंट डेल्टा एच, मतलब इसके ताप या ऊष्मा में क्या होगी, कमी होगी। भाई इसके एग्जाम्पल के तौर पर आप एसीटोन है, एसीटोन में आप मिला दीजिए HNO3 सांद्र सल्फ्यूरिक, HNO3, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल मिला दीजिए। आप इस तरीके से क्लोरोफॉर्म ही को लीजिए, क्लोरोफॉर्म में भी क्या करिए, HNO3 मिला दीजिए। ये भैया ये दो क्या हो गए, इसके एग्जाम्पल हो गए। तो अब बातों को आप एक साथ समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा ध्यान सुनिए और बातों को समझने की कोशिश कीजिए। क्या बोला है भैया, जो भी अनादर्श विलयन होते हैं वे जो निम्न शर्तों का पालन करते हैं, आदर्श वालों के उल्टी शर्तों का पालन करेंगे, मतलब ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। इसीलिए कैसे हैं भाई, अभी अगर आप अपने माता पिता की आज्ञा का पालन ना करें तो आप क्या हो जाएंगे, अनादर्श। और अगर आप उनके सारे नियमों का पालन करते हैं तो आप कैसे कहलाएंगे, आदर्शवादी कहलाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से विलयनों में होता है। तो जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वो आदर्श विलयन, जो नहीं करते हैं वो अनादर्श विलयन। अच्छा, दूसरा केस इसमें क्या होता है भाई, इनके डेल्टा वी में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, अनादर्श वाले में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और तीसरा केस डेल्टा एच, मतलब विलयन की एंथैल्पी, यानी कि ना तो इसके ताप में कोई परिवर्तन होता है, ना ही इसकी ऊष्मा में कोई परिवर्तन होता है। ठीक है, और ये कितने प्रकार के होते हैं, ये भैया 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार इनका क्या होता है, धनात्मक विचलन, और दूसरा क्या होता है, ऋणात्मक विचलन। ठीक है, और देखो
भैया धनात्मक है तो जाहिर सी बात है ग्रोथ कैसी होगी, पॉजिटिव वे में होगी, चीजें बढ़ेंगी। तो भैया जो इनका आंशिक दाब होता है, जो इनका आंशिक, अभी टेंशन मत लेना, आंशिक दाब मैं आपको आगे सिखा दूंगा, पीछे मैं वैसे सिखा चुका हूं, मैंने क्या क्या चीज यहां पर क्यों लेट करी है फॉर्मूले में, ये मैंने पीछे राउल्ट के नियम में पढ़ाया है। अगर आप वीडियो पर नए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वो वाला वीडियो मैं लगा दूंगा, आप वहां से उसे पढ़ लीजिएगा, नहीं तो मैं इसमें भी सिखा दूंगा आपको आगे। अब देखिए आगे क्या होगा भाई, आगे यहां पर ये सीन होगा, ये जो इनका जो भी आंशिक दाब होगा वो शुद्ध अवस्था के बाष्प दाब और मोल प्रवाह के गुणनफल से कैसा होगा, ज्यादा होगा, बढ़ जाएगा विलयन में मिलने के बाद। इस तरीके से दूसरे विलयन का ही बढ़ जाएगा, और डेल्टा वी जो होगा उसके मान में कोई ना कोई बढ़ोतरी होगी, मतलब थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा। और डेल्टा एच, भाई जो भी विलयन की एंथैल्पी है उसमें भी क्या होगी, मतलब ताप में भी वृद्धि हो सकती है और ऊष्मा में भी वृद्धि हो सकती है। और इसका एग्जाम्पल एसीटोन और CCl4, क्लोरोफॉर्म और CCl4। इस तरीके से ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन ये कौन कौन से होंगे भाई, ये निम्न शर्तों का पालन करते हैं भाई, इनका जो शुद्ध अवस्था, जो इनका आंशिक दाब है वो शुद्ध अवस्था के बाष्प दाब और मोल प्रवाह से कम होता है, और जो डेल्टा वी है उसका मान भी क्या करता है, घट जाता है, और एंथैल्पी भी क्या करती है, घट जाती है। तो इस तरीके से फटाफट से इसे नोट करिए, फिर इसके ग्राफ के बारे में थोड़ा सीखते हैं, ठीक है बेटा। देखिए भाई, ठीक है, तो देखो भाई क्या करना है, यहां पर जो px आरेख, p जो होता है ना ये आपका होता है बाष्प दाब, और x जो आपका होता है ये आपका होता है मोल प्रभाज। मतलब कि ऐसा आरेख जो बाष्प दाब और मोल प्रभाज के बीच में खींचा जाए, बाष्प दाब और मोल प्रभाज के बीच में एक आरेख खींचा जाए जिसे बोलते हैं px आरेख। भाई देखो, ये धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन, ये दो प्रकार का हो सकता है, और ये जो होता है आपका, ये जो होता है ये केवल एक प्रकार का होता है, क्योंकि आदर्श विलयन जो होते हैं वो केवल एक ही प्रकार के होते हैं। अब देखो आदर्श विलयन होते क्या है, याद देखो, अभी फटाफट से अभी के अभी खत्म हो जाएगा। देखो आदर्श विलयन का px आरेख बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए थोड़ा समझने की कोशिश करिए भाई, देखिए ये क्या है, ये हम बना रहे हैं आदर्श विलयन के लिए, और ये हम बना रहे हैं अनादर्श विलयन के लिए, एक धनात्मक वाला और एक ऋणात्मक वाला, ऋणात्मक विचलन वाला, ठीक है। आप ध्यान से बस समझने की कोशिश करिएगा, अभी यार जहन में घोल के उतार देंगे। देखिए क्या करना है, देखो भाई सपोज ये एक क्या है, विलयन है, अच्छा ये विलयन है, सपोज इस वाले कॉर्नर पर देखो, इस साइड पर जो आपका रहेगा वो आपका रहेगा बाष्प दाब। देखिए बेटा, देखो सपोज भाई हमारे पास जो विलयन है, ये मैं यहां पर आपको समझाता हूं, ये हमारे पास एक विलयन है, ये हमारे पास एक विलयन है, इसकी जो शुद्ध अवस्था का बाष्प दाब है वो हमने मान लिया P0A, ये विलयन A है, ये विलयन B है, इसको हमने एक पात्र में मिलाया, ये विलयन बन गया मिलकर AB, ठीक है। अब इसका बाष्प दाब जो शुद्ध अवस्था में है वो P0A, इसकी शुद्ध अवस्था का बाष्प दाब जो है वो P0B। तो भैया इसका मोल प्रभाज XB और इसका मोल प्रभाज XA हो, तो जब दोनों विलयनों को आपस में मिलाया, जब हम A की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, हम A की बात कर रहे हैं, यदि XA बराबर 1, इसका मोल कितना है XA, और XB, भाई XB अभी कितना है 0, हम केवल एक विलयन की बात कर रहे हैं XA की, और जो A का बाष्प दाब है, जो A का बाष्प दाब है वो कितना है, शुद्ध अवस्था वाला P0A, ये A का बाष्प दाब है। भैया जब A के मोल हैं अभी विलयन में, तो A का तो बाष्प दाब होगा, इसके बीच में इस तरीके से क्या खींच दो आप, लाइन खींच दो, इस तरीके से। यहां पर देखिए XB के मोल हैं 1 और XA के यहां पर कितने होंगे 0, तो हमने माना जो B का शुद्ध अवस्था का बाष्प दाब है वो कितना है P0V, तो भैया इससे यहां पर एक क्या करो, लाइन खींच दो। अब इस तरीके से, ठीक है, दोनों विलयनों को हमने क्या करा, मिला दिया। जब दोनों विलयन मिले तो भैया इसका शुद्ध अवस्था में जो था वो अलग था, अब जो इसमें आ गया वो इसका क्या हो गया, आंशिक दाब। इस तरीके से PV इसका क्या हो गया, आंशिक दाब। तो सपोज हमने मान लिया PA जो है इसका आंशिक दाब है और इसका जो है वो PB है, तो जब दोनों विलयन मिले तो टोटल दाब तो PS हो जाएगा ना, तो ये बराबर किसके हो जाएगा, PA प्लस PB के, PA प्लस PB के। और PA और PB कैसे निकालोगे भैया, PA आप निकालोगे
पी नॉट ए और एक्स ए, ये मैंने राउल्ट के नियम में पढ़ाया है। और पी बी आप कैसे निकालोगे, पी नॉट बी और एक्स बी। इस तरीके से ये राउल्ट के नियम का आदर्श विलयन के लिए पी एक्स आर एक। अब जब बात आती है इसकी, तो भैया इसमें भी एक्स ए और एक्स बी रहा होगा, इसमें भी एक्स ए और एक्स बी रहा होगा, हमने माना है अपने पास से, ठीक है। तो इसमें भी एक्स ए और एक्स बी और इसमें भी एक्स ए और एक्स बी। देखो अब फटाफट से समझो, खत्म करते हैं इसको फटाक से। देखो क्या है भैया, इसका बाष्प दाब इधर, सपोज ए के मोल कितने हैं, एक, तो भैया ए का बाष्प दाब कितना, पी नॉट ए। इस तरीके से यहां पर ए के मोल 0 कर लीजिए, यहां बी के 0 रहेंगे, यहां बी का 1 कर लीजिए, तो बी का बाष्प दाब कितना हो जाएगा, पी नॉट बी हो जाएगा। अब इससे इसके लिए एक और इससे इसके लिए एक। इतना होने के बाद में अभी 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 जब इस तरीके से लाइन खींचेगी, अभी तो ये आदर्श विलयन के लिए लाइन है, लेकिन ये कौन से हैं, ये अनादर्श विलयन है जो इस नियम का पालन नहीं करेंगे। और जब ये इस नियम का पालन नहीं करेंगे तो ये दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो इनमें बढ़ोतरी हो या इनमें क्या हो, कमी हो। अब धनात्मक विचलन है तो इसमें बढ़ेगा, मतलब जो इनका ये पी ए है ये थोड़ा बहुत क्या करेगा, पी ए जो प्रारंभ में था अब ये बढ़ जाएगा इस तरीके से, तो पी ए बढ़ जाएगा। और इस तरीके से बढ़ा हुआ दिखा दीजिए किसको, पी बी को, पी बी भी बढ़ जाएगा। और जब पी ए और पी बी बढ़ गए तो भैया विलयन का जो कुल दाब होगा वो भी तो ग्रोथ कर जाएगा ना, तो वो भी ग्रोथ कर जाएगा क्योंकि वो पी ए प्लस पी बी तो होता है। तो इस तरीके से ये आपके कौन से हो गए, धनात्मक विचलन वाले हो गए। ये आपके कौन से हो गए, धनात्मक विचलन वाले। अब अगर बात कोई आपसे कहता है ऋणात्मक विचलन करा दो, ए के इधर बंद रखो, तो ए का बाष्प दाब कितना, पी नॉट ए। भैया इसके बाष्प दाब से इसके बीच में एक लाइन खींच दो इस तरीके से, इधर रखो बी का 0, इधर बी का बंद रखो, ए का 0, तो भैया बी का बाष्प दाब पी नॉट बी, और इसके बीच में एक इस तरीके से लाइन खींच दो। फिर भैया जब इससे लाइन खींच जाएगी, अभी तो ये आदर्श केस की अवस्था है फिर से, क्योंकि आदर्श विलयन इस नियम का पालन करते हैं, लेकिन भैया इसमें विलयन कौन सा भरा है, हम ये खींच रहे हैं अनादर्श विलयन के लिए। और जब अनादर्श विलयन के लिए खींच रहे हो, धनात्मक वाले में बढ़ोतरी हुई है, ऋणात्मक वाले में क्या होगी, ऋणात्मक विचलन में कमी होती है। तो ऋणात्मक विचलन में जब कमी होती है तो जो इसका बाष्प दाब रहा होगा पी ए वो घट जाएगा, और जो इसका बाष्प दाब रहा होगा पीबी वो भी इस तरीके से घट जाएगा। जब पीए और पीबी घट गए तो जो विलयन का कुल दाब रहा होगा, ये मैं यहां पर लिख रहा, कुल दाब पीएस बराबर पीए प्लस पीबी, ये भी क्या करेगा, घट जाएगा। और इस केस में ये क्या कहलाएगा, ऋणात्मक विचलन कहलाएगा। फटाफट से बेटा जरा इसे बना लो, ये ही आदर्श और अनादर्श विलयन का पूरा लेखा जोखा है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब देखो मैं तुम्हें बताता हूं तुम्हें करना क्या है यार, चैनल पे मैंने वीडियो अपडेट किया है टाइम टेबल वाला, उस वीडियो को जाकर देखो, उस वीडियो को जाकर देखो, एक टाइम टेबल बनाओ। बोर्ड के लिए 3 महीने बहुत होते हैं यार, 3 महीने में आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। केमिस्ट्री के सारे सब्जेक्टों के लिए फायदेमंद वीडियो है वो, उसको देखो, और केमिस्ट्री में भी सुंदर से और अच्छे से नोट्स बनाओ, और बहुत ही बढ़िया करके तरीके से समझ के केमिस्ट्री को पढ़ो, फिर देखो केमिस्ट्री कितनी आसान हो जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी एक नई और धमाकेदार वीडियो के साथ। और हां, मैं आपको बता दूं, कल से हमारे चैनल पर क्लास 11th का भी सिलेबस अपलोड होने लगेगा, तो क्लास 11th के सिलेबस को भी आप फुल डिटेल सीखने के लिए वीडियोस पर जाएं। अगर आप क्लास 11 की पढ़ाई कर रहे हैं या नीट वगैरह किसी की भी पढ़ाई कर रहे हैं, उन वीडियो को पढ़िए और उनसे आप अच्छा स्कोर कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ अलविदा लेता हूं, फिर मुलाकात करेंगे एक नई और अगली धमाकेदार वीडियो के साथ।